एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने समाजशास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं समाजशास्त्र के पेपर नंबर 5 के बारे में, जिसका नाम है इमाइल दुर्खीम। ठीक है, इसका हमने मॉडल पेपर तैयार किया है 2022 वालों के लिए, जिनका पेपर अभी स्टार्ट हुआ है। वो ध्यान दें, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होने वाला है और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये लाभान्वित भी साबित होने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें, पिछले वीडियो में हमने बात कर ली थी अतलघु वाले पूरे सेक्शन के बारे में। अब हम क्या करेंगे, खंडभाग अर्थात लघु त्रय वाले सेक्शन के बारे में पता करने का प्रयास करेंगे। कौन कौन से प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं, उनका जवाब आपको किस प्रकार से देना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिलेगी। ठीक है, चलिए बात करें। जब आपको मिलता है मेरे प्यारे दोस्त, तो वहाँ पे आपको नोट करके इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपको सभी प्रश्न करने होते हैं और उसके बाद प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 200 शब्दों में देना होता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न देख पा रहे हैं। यहाँ पे आप आपसे ध्यान दीजिएगा, कुल मिला के यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले होते हैं और एक क्वेश्चन पे आपको 10 नंबर मिलने वाला होता है, यानी यहाँ पे आपको 50 नंबर टोटल मिलते हैं लघु उत्तरीय से। ठीक है, अति लघु उत्तरीय में आपको 20 मिलते हैं और 30 जो है आपके दीर्घ उत्तरीय में मिलते हैं, तो टोटल यहाँ पे 100 आपके पूरे हो जाते हैं। बात करें प्रश्न कौन से पूछे जाने वाले हैं, तो पहला प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे हो, दूसरा नंबर प्रश्न कि दुर्खीम की जीवनी तथा महत्वपूर्ण कृतियों पर प्रकाश डालिए, और इसी में अथवा करके एक प्रश्न और पूछ लिया गया है कि आत्महत्या के संबंध में दुर्खीम के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो पहला हम देख लेते हैं दुर्खीम की जीवनी तथा महत्वपूर्ण कृतियों के बारे में। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा मेरे प्यारे दोस्त कि दुर्खीम जी का जन्म जो है 15 अप्रैल 1858 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो उत्तर पूर्वी फ्रांस में राइन नाम की एक नदी थी, उसकी घाटी पर जो है एक कस्बा था जिसका नाम था एपिनल, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आगे आपको वहाँ पे लिखना होगा मेरे प्यारे दोस्त कि इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा थी, वो शिक्षा के दौरान दुर्खीम एक ईसाई शिक्षिका, मतलब एक टीचर थी, अध्यापिका थी। वो ईसाई धर्म से बिलोंग करती थी, से प्रभावित हुआ, वो उनसे क्या हुए थे, प्रभावित हुए थे और उसने उससे हिब्रू शिक्षा भी प्राप्त की थी। ये ईसाई धर्म वालों को दिलाई जाती है। ठीक है, हिब्रू शिक्षा। इस प्रकार दुर्खीम को बाल्यावस्था से ही ईसाई तथा यहूदी दोनों धर्म का संपर्क तथा अनुभव प्राप्त हुआ। इसके प्रभाव से धार्मिक और नैतिक जीवन के अध्ययन के प्रति उनकी रुचि का निर्माण हुआ। ठीक है, यहीं से इनका क्या होता है, इनकी रुचि बढ़ती जाती है लगातार, किसके पक्ष में, तो धार्मिक और नैतिक के पक्ष में। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा इस धार्मिक प्रभाव से ही वह अपने समाजशास्त्रीय सिद्धांत में नैतिकता के प्रति इतना अधिक जागरूक रहा। अध्यापन कार्य प्रारंभ करने के साथ ही दुर्खीम का विवाह लुई ड्रेप के साथ हो गया। किसके साथ हो गया था मेरे प्यारे दोस्त, लुई ड्रेप जी के साथ में हो गया था। और वह स्वयं एक गंभीर लेखक था। ठीक है, कौन, आपके जो ये दुर्खीम जी थे। आगे आपको लिखना होगा ड्रप के सहयोग से ही दुर्खीम अपना अधिकांश समय पुस्तक तथा लेख लिखने में लगा पाया। ठीक है, मतलब दुर्खीम जो आपकी ये ड्रप जी थी, उन्हीं की सहायता से ही क्या हुआ कि इनका जो ज़्यादा से ज़्यादा समय जो होता था वो पुस्तक वगैरह लिखने में, ठीक है, लेख लिखने में ये अपना वहाँ पे समय दे पाते थे। आगे आपको लिखना होगा कि इकोल अकादमी में, क्या मेरे पास दोस्त, इकोल अकादमी में में उच्च शिक्षा ग्रहण करते समय दुर्खीम के व्यक्तित्व ने विशिष्ट लक्षण स्पष्ट होने लगे थे। क्या होने लगे थे मेरे पास दोस्त, उनके जो लक्षण थे विशिष्ट, मतलब वो एक यूनिक बालक थे और प्रतिभाशाली बालक थे आप कह सकते हैं। तो वो उनका अकादमी जो शिक्षा थी उसमें ही इनकी ये सारी चीज़ें दिखने लगी थी। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा वह अपनी कक्षा के अंदर भी तथा अन्य साथियों के बीच भी बड़े विश्वास के साथ प्रभावपूर्ण वाणी से अपना विचार प्रस्तुत करता था। वह केवल पाठ्यक्रम की परिधि से बंद नहीं रहता था, बल्कि अपने समय की अनेक साहित्यिक, दार्शनिक और राजनीतिक समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक विचार विनिमय व वाद विवाद करता था। ठीक है, आगे आपको जो है लिखना होगा उसके सहपाठी उसके विशद ज्ञान और गंभीर से इतने प्रभावित थे कि वे उसके समय में पूर्व प्रौढ़ होने की चर्चा किया करते थे। पूर्व प्रौढ़ का मतलब हुआ कि जब आदमी की एज कम हो और वो एक बुजुर्गों जैसी बात करने लगे। कभी कभी आप देखते होंगे कि कोई कोई बच्चा होता है वो
कम ही एज में काफ़ी ज़्यादा उस टाइप का बात करने लगता है कि भाई ये कैसे बात कर सकता है। तो उसी को ही यहाँ पे कम उम्र में या पूर्व उम्र में जो ही क्या हो जाते हैं, बच्चे प्रौढ़ हो जाते हैं। तो उसी तरीके से वो अपने उनकी मतलब उनको लोग समझने लगे थे। ठीक है, आगे आपको हेडिंग डालनी होगी दुर्खीम की प्रमुख कृतियाँ। तो मेरे प्यारे दोस्त, दुर्खीम की 4 प्रमुख कृतियाँ समाजशास्त्र के शास्त्रीय ग्रंथ माने जाते हैं। ठीक है, इन 4 कृतियों में उनके संपूर्ण समाजशास्त्रीय सिद्धांतों, अवधारणाओं और पद्धति शास्त्रीय मान्यताओं का कोष संकलित है। उनकी प्रथम महत्वपूर्ण कृति उनकी जो प्रथम जो महत्वपूर्ण कृति थी वो क्या थी मेरे प्यारे दोस्त? तो वो थी डॉक्टरल थीसिस। ठीक है, समाज में श्रम विभाजन। ये 1893 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इस ग्रंथ में उसने श्रम विभाजन तथा समाजशास्त्रीय व्याख्या की और इसे नैतिक तथ्य बताया। ठीक है, क्या बताया? नैतिक तथ्य बताया जो आधुनिक सावयवी समाजों के संगठन और एकता का आधार है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा दुर्खीम की दूसरी महत्वपूर्ण शास्त्रीय रचना थी वो क्या थी? समाज शास्त्रीय पद्धति के नियम। क्या थे मेरे पास दोस्त? समाज शास्त्रीय पद्धति का नियम। इसमें जो है समाज में श्रम विभाजन के 2 वर्ष पश्चात 1895 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा यह पुस्तक आज भी सामाजिक अनुसंधानकर्ताओं के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि उस समय थी। ठीक है, तीसरी इनकी जो कृति थी आत्महत्या। आत्महत्या दुर्खीम की तीसरी कृति थी। ये 1897 में प्रकाशित हुई थी। इस ग्रंथ में दुर्खीम ने अपने समाजशास्त्रीयवादी दृष्टिकोण से तथ्यात्मक प्रमाण प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त की है। ठीक है, आगे आपको जो है दुर्खीम का चौथा और संभवतः सर्वाधिक विशद और विशाल ग्रंथ धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप, ये कब आई थी? 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो दुर्खीम की जीवनी थी उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हुई और उनकी जो महत्वपूर्ण कृतियां थी उनके बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त हो गई। ठीक है, अब इसी में अथवा करके एक प्रश्न और आपसे पूछ लिया गया है कि आत्महत्या के संबंध में दुर्खीम के सिद्धांत की क्या करना है? आपको विवेचना करना है। क्या करना है मेरे प्यारे दोस्त? तो दुर्खीम के सिद्धांत की आपको विवेचना करना है। किसके संबंध में? तो आत्महत्या के संबंध में। ठीक है, तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि आत्महत्या व्यक्तिगत विघटन की एक अत्यंत विकृति अवस्था है। विघटन मतलब समझ पा रहे होंगे, व्यक्तिगत विघटन मतलब खुद को खत्म कर लेना। ठीक है, खुद का विनाश कर लेना ही व्यक्तिगत विघटन कहलाता है कि ये क्या है? एक अत्यंत विकृत अवस्था है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा यह एक सामाजिक अव्यवस्था भी है। ठीक है, क्या है? सामाजिक अव्यवस्था है, क्योंकि अनेक व्यक्ति आत्महत्या अनेक सामाजिक कारणों से भी करते हैं। ऐसे असाध्य रुग्णावस्था, परंतु अधिक संख्या में आत्महत्याएं सामाजिक विघटन की प्रतीक हैं। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा इलियट और मेरिल महोदय के अनुसार उन्होंने लिखा है कि आत्महत्या व्यक्तिक विघटन का दुखद और अपरिवर्तनशील अंतिम परिणाम है। क्या मेरे पास दोस्त? अपरिवर्तन, जिसको हम बदल नहीं सकते। अपरिवर्तनशील मतलब क्या है? जिसको हम बदल नहीं सकते, और ये हमारा क्या है? अंतिम परिणाम है। इसके आगे कोई वो नहीं रह जाता है। यह व्यक्ति के दृष्टिकोण से होने वाले उस क्रमिक परिवर्तनों का अंतिम स्तर है जिसमें व्यक्ति के मन में जीवन के प्रति अटूट प्रेम के स्थान पर घृणा की भावना उत्पन्न हो जाती है। जब मनुष्य जो है, जो जी रहा है, उसके अंदर अपने जीवन के प्रति प्रेम की इच्छा छोड़ के जब घृणा ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है तो वो क्या कर लेता है मेरे प्यारे दोस्त? आत्महत्या की ओर बढ़ जाता है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा शहरों की अपेक्षा गाँव में आत्महत्या कम होती है, क्योंकि ग्रामीण जीवन नागरिक जीवन की अपेक्षा अधिक नगरीय जीवन की अपेक्षा अधिक स्थिर होता है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा वहाँ प्राथमिक संस्थाओं का प्रभाव जीवन पर अधिक गहरा प्रभाव होता है। धर्म और रीतियों का नियंत्रण भी प्रभावशाली होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनके कहने का यही मतलब है कि अगर आप देखें तो शहर के अपेक्षा में गाँव में हमें आत्महत्याएं कम देखने को मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पे समाज जो है इन चीज़ों को रोक के रखता है। वहाँ की जो रीतियाँ होती हैं, ये सारी चीज़ें, धर्म जो हैं, ये आदमी को इन सब चीज़ों को करने से रोकते हैं। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा
मेरे प्यारे दोस्त, कि अतः समूहों के सामाजिक संगठन में कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए जो लोगों को आत्महत्या करने से रोकने में असमर्थ हों। दुर्खीम के ये विचार विशेष उल्लेखनीय हैं। दुर्खीम ने आत्महत्या को 3 शीर्षकों में, किसमें, परार्थवादी, अहमवादी और अनामिक में वर्णन किया है। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं परार्थवादी क्या है। परार्थवादी हेडिंग आपको डाल के लिखना होगा मेरे प्यारे दोस्त, कि क्या लिखना होगा, कि इस प्रकार की आत्महत्या उस समय होती है जब व्यक्ति और समूह के बीच अत्यंत घनिष्ठ और निकट संबंध होता है। ठीक है, आदिवासी समाज में, जैसे आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे, जब अत्यंत घनिष्ठ संबंध का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई किसी का पति, मान लीजिए किसी का पति जो है वो एक्सपायर कर गया। ठीक है, तो अब पत्नी से और पति का इतना लगाव था, इतना घनिष्ठ संबंध था कि वो उनके बगैर अपना जीवन व्यर्थ समझने लगी, और उन्हीं के साथ ही उसने क्या कर लिया, अपना भी, खुद का भी आत्मदाह कर लिया। ठीक है, बड़े बड़े नेता होते हैं, उनके मरने के बाद उनके जो साथ में रहते हैं वो लोग अपना आत्मदाह कर लेते हैं। बड़े बड़े राजा होते हैं, बड़े बड़े अध्यक्ष होते हैं, इनके साथ में ही जो बिना कारण, मतलब वो मर गए तो हमारा भी जीवन खत्म, हम भी जा रहे हैं मरने, तो ये क्या हो जाता है, आपका परार्थवादी आत्महत्या हो जाती है। ठीक है, दूसरी यहाँ पे आपकी अहमवादी आत्महत्या आ जाती है, हेडिंग डालना होगा, और इसमें आपको लिखना होगा, इस प्रकार की आत्महत्याएं आधुनिक समाज में अत्यधिक पाई जाती हैं जहां व्यक्ति और समाज का संबंध ढीला हो चुका हो। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा, प्राथमिक संस्थाओं का नियंत्रण शिथिल होता जा रहा है और सामाजिक ऐक्य मत का नाश हो चुका है। ठीक है, दुर्खीम के मतानुसार आत्महत्या उन सामाजिक समूहों की दृढ़ता की मात्रा पर निर्भर करती है जिनका व्यक्ति सदस्य है। ठीक है, तो जब क्या होता है, कोई आदमी हो कि कहीं पे मान लीजिए सदस्यता ग्रहण कर रखा है, और वहाँ पे उसका क्या हो जाता है, उन लोगों से जो है उसके अंदर उसके उसके जो संबंध है, उस संस्था से उस व्यक्ति का जो संबंध है वो ढीला दिखाई पड़ने लगता है। वो अपने आप को उन चीज़ों से अलग समझने लगता है, लेकिन फिर भी क्या उसके अंदर उतना ही लगाव रहता है जितना स्टार्टिंग में था। तो वो समझता है कि अब क्या हो गया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, तो वहीं पे वो भी क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। तीसरा आपका आ जाता है एनामिक या फिर अव्यवस्थित। ठीक है, इसमें आपको लिखना होगा, इस प्रकार की आत्महत्या की न्यूज़ समाज स्वयं डालता है। जब समाज में असंतुलन पैदा होता है, सामाजिक शक्तियां विघटित होती हैं, जैसे व्यापारिक आकर्षक, राजनीतिक क्रांति, युद्ध स्थिति, इसमें क्या होती हैं, आत्महत्याएं अधिक होती हैं। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है किसने अपना व्यापार स्टार्ट किया, और उसको व्यापार में ही क्या हो गया, स्टार्टिंग में ही काफ़ी ज़्यादा घाटा लग गया, नुकसान में चला गया, तो वो क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। कोई राजनेता था, उसको कहीं पे ठेस पहुंची, उसको उसके सम्मान को ठेस पहुंची, या उसके द्वारा कोई ऐसा कार्य हो गया जो नहीं होना चाहिए था, तो वो भी क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। कहीं पे युद्ध छिड़ जाए तो वहाँ पे लोग लड़ते लड़ते अपनी जान दे देते हैं, वो भी एक प्रकार की क्या होती है मेरे प्यारे दोस्त, आत्महत्या ही होती है। ठीक है, तो आई होप ये आत्महत्या वाला आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, श्रम विभाजन की नैतिक प्रकृति। क्या मेरे प्यारे दोस्त, श्रम विभाजन की जो है वो नैतिक प्रकृति की विवेचना करनी है आपको। ठीक है, तो इसका जवाब जो है आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा, लिखना होगा आपको कि दुर्खीम ने नैतिकता को एक यथार्थता के रूप में ग्रहण किया है और नैतिकता के अध्ययन के लिए दो प्रकार के दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करता है। ठीक है, प्रथम दृष्टिकोण के आधार पर वह नैतिकता के विविध पक्षों की व्याख्या करता है, नैतिकता के जितने पक्ष हैं उनकी व्याख्या करता है। दूसरे दृष्टिकोण के आधार पर नैतिकता के विभिन्न विश्लेषित पक्षों का मूल्यांकन भी वो करता है। तो पहले क्या करता है, वो व्याख्या करता है, और दूसरे में क्या करता है, मूल्यांकन करता है। ठीक है, आगे लिखना होगा, उसके अनुसार नैतिकता के मुख्य रूप से दो प्रकार की विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, पहला होता है नैतिक नियमों का प्रयोग किसी सत्ता विशेष के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कोई एक सत्ता होती है जो नैतिकता का क्या करती है, पालन, नैतिकता के नियमों का प्रयोग करती है, उनका पालन करवाती है। दूसरा आपको लिखना होगा, इसके अंदर आदेशात्मक भावना होती है। क्या होती है, इसके अंदर आदेशात्मक भावना होती है, मतलब यहाँ से एक आदेश जारी होता है और उसको समाज को करना पड़ता है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा, इस कारण समाज का प्रत्येक सदस्य इनका पालन करता है। संक्षेप में नैतिक नियम
व्यक्ति की दृष्टि से एक प्रकार का बंधन है। क्या है? जो ये आपके नैतिक नियम हैं, ये व्यक्ति की दृष्टि से क्या है? एक प्रकार के बंधन हैं। ये व्यक्ति को बांध कर रखते हैं, लेकिन इस बंधन का संबंध नैतिकता से है। किससे है? आपकी नैतिकता से है। हम किसी बंधन को केवल उसकी आदेशात्मक प्रकृति के आधार पर ही स्वीकार नहीं करते, बल्कि कुछ सीमा तक वह हमें वांछनीय प्रतीत होती हैं। ठीक है? मतलब हम वहाँ पे क्या करते हैं कि जो नैतिकता के नियम होते हैं, ठीक है? कोई भी बंधन हो तो उसको हम हर जगह पे नैतिकता ओ मतलब बंधन के रूप में ही नहीं स्वीकार, आदेशात्मक रूप में नहीं स्वीकार करते हैं। ठीक है? अब कुछ जगह होते हैं जहाँ पे हमें आदेशात्मक रूप में स्वीकार करना पड़ता है, और कुछ जगह पे हमें प्रतीत खुद ही हो जाता है कि ये हमें करना चाहिए। ठीक है? आगे आपको लिखना होगा, दुर्खीम के अनुसार समाज दूसरी दुर्खीन के अनुसार प्रत्येक समाज की एक नैतिक प्रणाली होती है, जो उस समाज के लिए आवश्यक होने के साथ साथ लाभदायक भी होती है। ठीक है? आगे लिखना होगा, अतः उस समाज के लिए किसी अन्य प्रकार की नैतिक प्रणाली ना तो आवश्यक होती है और ना ही लाभदायक। तो ये क्या हुआ? आपका श्रम विभाजन का हुआ, थोड़ा इसके बारे में जानकारी आपको प्राप्त हुई। ठीक है? तो चलिए देखते हैं, इसी में अथवा करके दूसरा प्रश्न भी दे दिया गया है मेरे प्यारे दोस्त। क्या दे दिया गया है कि आरोपित श्रम विभाजन को स्पष्ट कीजिए। क्या करना है आपको? आरोपित श्रम विभाजन को आपको स्पष्ट करना है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि आरोपित श्रम विभाजन में श्रम विभाजन का एक असामान्य रूप दिखाई देता है। क्या एक असामान्य रूप दिखाई देता है? किसी भी समाज में जब कार्य या पेशों का विवरण व्यक्तिगत योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों आधार पर न होकर वंश, रक्त संबंध या वर्ग के आधार पर होने लगता है, और इच्छा के होते हुए भी व्यक्ति अपनी रुचि के अनुकूल, क्या मैं पास दो, रुचि के अनुकूल प्रकारों का चुनाव करने के लिए क्या होता है? स्वतंत्र नहीं होता है, तो कार्यों का विवरण आरोपित श्रम विभाजन कहलाता है। तब इसके बारे में थोड़ा हम अपने शब्दों में जानने का प्रयास करें। तो जैसे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए समाज में है, और वो किसी मान लीजिए क्या बोलते हैं, किसी के घर में पैदा हुआ, मान लीजिए पंडित के घर में पैदा हुआ। ठीक है? तो पंडित का काम क्या है? पंडित का काम होता है पूजा पाठ करवाना, या फिर लोगों को क्या करना? शिक्षित करना। ठीक है? ये दो काम माना जाता था पहले के समय में। जो श्रम विभाजन के अनुसार जो समाज था, उसमें यही माना जाता था कि ये दूसरों को शिक्षित करें और पूजा पाठ करवाएं, यही केवल इतना पंडित का काम होता था। ठीक है? इनके मतलब बुद्धि का उपयोग किया जाता था। क्षत्रिय ये राज करने का काम करते थे। इनका काम होता था कि ये जो है शासन चलाएं, अपना प्रशासन चलाएं, कहीं पे युद्ध वगैरह हो तो लोगों की रक्षा करें। ठीक है? तो ये क्षत्रियों का काम होता था। ऐसे ऐसे सब अपना अपना काम बटा हुआ था। ठीक है? तो अभी अगर मनुष्य को मान लीजिए कोई है, और वो किसी नाई के घर में पैदा हो गया। ठीक है? अब उसको बाल काटना नहीं पसंद है, उसको पढ़ाना पसंद है। तो अभी वो क्या मेरे प्यारे दोस्त, वो पढ़ा नहीं सकता, उसको बाल ही काटना पड़ेगा। यही क्या कहलाता है? आपका आरोपित श्रम विभाजन कहलाता है। जब मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार अपना काम ना चुने, अपने जाति के अनुसार, अपने रक्त संबंध के अनुसार, अपने वर्ग के अनुसार, अपने जन्म के अनुसार उसको कार्य करना पड़ता है, यही आपका आरोपित श्रम विभाजन कहलाता है। ठीक है? मतलब समझ पा रहे हैं ना यहाँ पे कि अगर कोई मान लीजिए पंडित के घर में कोई लड़का पैदा हो गया। ठीक है? अब मान लीजिए उसको ये पूजा पाठ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना वो पढ़ाना चाहता है। उसका काम जो है मान लीजिए मेज वगैरह बनाने में है। ठीक है? बढ़ई बनने में उसका इंटरेस्ट है, लेकिन वो बढ़ई का काम नहीं कर सकता है, क्योंकि वो किसके घर में पैदा हुआ? पंडित के घर में। उसके घर वाले जितने भी रक्त संबंधी हैं, वो क्या कर रहे हैं? पूजा पाठ या फिर पढ़ा रहे हैं। ठीक है? तो वो अभी बढ़ई का काम नहीं कर सकता है। ठीक है? तो इस प्रकार से यही क्या कहलाता है? आपका आरोपित श्रम विभाजन कहलाता है, और इसी के बारे में आपको क्या करना है? यहाँ पे जानकारी देनी है। तो इसको आप जितना बढ़ा चढ़ा के लिख पाए उतने बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं। ठीक है? मतलब किसी को जाति, वर्ग, वंश, खो रक्त संबंध में बांध दिया जाए कि आप इसमें पैदा हुए तो आप यही कर सकते हैं, दूसरा काम नहीं कर सकते हैं, वही आपका क्या कहलाता है? वही आपका आरोपित श्रम विभाजन कहलाता है। ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि धर्म के प्रकारों को बताइए। ठीक है? अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? धर्म के प्रकारों को बताइए। तो इसका आंसर आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि दुर्खीम धर्म की उत्पत्ति सामूहिक उत्तेजना और जीवन में ढूंढता है। किसमें मांगता है? कि जो धर्म है उसकी उत्पत्ति वो सामूहिक उत्तेजना, जब साथ में कोई बात सामूहिक रूप से, मतलब जब कई लोग बैठ के किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, और सभी लोगों के मन में वही चीज़ चलता है, या फिर
जीवन में वो ढूँढने का प्रयास इन चीज़ों को करता है। आगे आपको लिखना होगा, धर्म एक सामूहिक आदर्श है, ठीक है? क्या है सामूहिक, जो सबको मानना पड़ता है। टोटम अलौकिक टोटम अलौकिक या ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक है, ठीक है? आगे आपको लिखना होगा, टोटम गोत्र है। क्या है? टोटम एक गोत्र है, अतः ईश्वरीय गोत्र है। कौन-सा है? ईश्वरीय गोत्र है। गोत्र मानव समूह है, अतः समूह ही ईश्वर है, ठीक है? ये एक पूरी लाइन है, फिर से सुनिए। टोटम अलौकिक या ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक है। टोटम गोत्र है, अतः ईश्वरीय गोत्र है। गोत्र मानव समूह है, अतः समूह ही ईश्वर है, ठीक है? इसके बाद आपको लिखना होगा, दुर्खीम के ही शब्दों में देखें तो उन्होंने कहा है कि धर्म का स्रोत स्वयं समाज है। धार्मिक विचार समाज की विशेषता के अतिरिक्त और कुछ नहीं। पवित्र तथा ईश्वर केवल समाज का मानवीकरण है और धर्म का सामाजिक कार्य सामाजिक एकता की उत्पत्ति, वृद्धि और स्थिरता में है, ठीक है? आगे आपको लिखना होगा कि समाज का विचार धर्म की आत्मा है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? जो समाज का विचार है वो धर्म की आत्मा है। दुर्खीम के ही शब्दों में फिर देखें तो उन्होंने कहा है, माँ दैवी शक्ति, क्या मेरे प्यारे दोस्त? मैं दैवी शक्ति में प्रतिच्छाया प्रतिच्छाया और प्रतीकात्मक अवधारणा से अधिक कुछ नहीं देखता। क्या देखता है ये यहाँ पे? ये प्रतिच्छाया और प्रतीकात्मकता से अधिक नहीं कुछ नहीं देखते हैं। आगे इन्होंने आपको हेडिंग डालनी होगी, धर्म के प्रकार, और उसमें लिखना होगा कि दुर्खीम ने धर्म के निम्नांकित प्रकारों का उल्लेख किया है। कौन कौन से प्रकार बताए हैं उनकी जानकारी आपको यहाँ पे देनी होगी। तो पहला नंबर हेडिंग डाल के लिखना होगा, धर्म ही समाज के लोगों को सामूहिक जीवन में भाग लेने के लिए तथा अनुशासन में रहने के लिए प्रेरणा देता है। दूसरा नंबर लिखना होगा, धर्म सामाजिक एकता को बनाए रखना, क्योंकि जो लोग एक धर्म तथा धर्म से संबंधित संस्कारों, विश्वासों और कृत्यों में विश्वास करते हैं, उनमें हम की एक एकता भावना पाई जाती है। तीसरा नंबर लिखना होगा, धर्म ही समूह को पुनर्जीवन प्रदान करता है। समय समय पर धार्मिक उत्सवों को मनाने से समाज का विचार व्यक्ति के मन में गहरा बैठ जाता है। आगे आपको चौथा नंबर लिखना होगा, धर्म संवेगों और भावनाओं को संतुष्ट रखता है। क्या करता है? संवेग का मतलब होता है इमोशंस, भावनाओं का मतलब भी होता है। तो ये हमारे इनको क्या कर रखता है? संतुलित रखता है। और वह वर्तमान को अतीत तथा व्यक्ति को समूह से जोड़ता है, ठीक है? तो इस प्रकार से आपका जो है ये धर्म के प्रकारों के बारे में भी आपकी जानकारी यहाँ पे मिल गई होगी, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है, अथवा करके यहीं पे देख पा रहे होंगे कि धर्म और जादू में क्या अंतर है, आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से, पहले हेडिंग डालना होगा, धर्म और जादू। इसमें आपको लिखना होगा मेरे प्यारे दोस्त कि धर्म की परिभाषा में दुर्खीम ने एक तथ्य को जादू के रूप में भी प्रस्तुत किया है। जादू भी धर्म की भांति कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? जादू भी जो क्या है? धर्म की भांति कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। जादू में प्रार्थनाएं, श्लोक, पूजा पाठ, बलि, नृत्य तथा अन्य संस्कार होते हैं। जादू की शक्तियां एक प्रकार से धर्म की शक्तियां होती हैं, लेकिन इनमें अंतर भी पाया जाता है। मृत व्यक्तियों की आत्माएं नीचे समाजों में भी पवित्र मानी जाती हैं, ठीक है? किसमें मानी जाती हैं? जो नीचे समाजों में होती हैं उसमें पवित्र मानी जाती हैं। मृतक की हड्डियां और बाल प्रयोग किए जाते हैं। भूत और मंत्र इनके साधन होते हैं। जादुई कर्मकांड धर्म विरोधी हुआ करते हैं। ये क्या हुआ करते हैं मेरे प्यारे दोस्त? धर्म विरोधी हुआ करते हैं। आगे आपको लिखना होगा, धर्म तथा जादू में परस्पर बहुत अंतर है। दोनों में क्या अंतर पाए जाते हैं? वास्तविक धार्मिक विश्वास किसी समूह में एकता का निर्माण करते हैं, जो संस्थाएं पवित्र और अपवित्र वस्तुओं के संबंध के बारे में सोचती हैं, धार्मिक संस्थाएं कहलाती हैं, ठीक है? आगे आपको लिखना होगा, यह संस्थाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय या पुरोहित के द्वारा संरक्षित हो सकती हैं या बिना पुरोहित के भी कार्य कर सकती हैं। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय का किसी धार्मिक संस्था से संबंध होता है। जादू में विश्वास की प्रकृति सामान्य होती है। यह सामान्य जनता में
फैल जाते हैं। आगे आपको लिखना होगा जादू को कोई धार्मिक संस्था नहीं होती है। क्या मेरे प्यारे दोस्त, जादू को कोई धार्मिक संस्था नहीं होती है। जादूगर और जादू कराने वाले लोगों में कोई अस्थायी संबंध नहीं होती है, ये संबंध अचानक होते हैं। जादूगर अपनी क्रियाओं में स्वतंत्र होते हैं, परंतु धार्मिक संस्थाओं से स्वतंत्र नहीं होते हैं। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा धार्मिक संस्था केवल कुछ पुरोहितों का समूह मात्र नहीं, अपितु यह एक नैतिक समुदाय, जादू में ऐसा कोई समुदाय नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है इसी प्रकार से इसका आंसर यहाँ पे 4 नंबर के अथवा का भी समाप्त हो जाता है। 5वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर 5वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि आत्महत्या के प्रकार बताइए। क्या बताने हैं आपको? आत्महत्या के प्रकार बताने हैं। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि आत्महत्या के सामाजिक प्रकारों का कारण, परिणाम तथा रचना संबंधी वर्गीकरण इस प्रकार है। ठीक है, मतलब पहले कारण बताया जाता है, परिणाम बताया जाता है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए इनको कई भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला नंबर आपको डालना होगा, लिखना होगा अहमवादी अव्यवस्थित आत्महत्या। क्या मेरे प्यारे दोस्त, अहमवादी अव्यवस्थित आत्महत्या जो अभी आपको हमने बताया है, इसके बारे में आपको क्या लिखना होगा? प्रायः अहम अथवा अवस्था, इन दोनों में घनिष्ठता पाई जाती है। क्या पाई जाती है मेरे प्यारे दोस्त? अव्यवस्था और अहम में क्या पाई जाती है? घनिष्ठता पाई जाती है। इसके बाद आपको लिखना होगा यह किसी सामाजिक स्थिति के दो पक्ष हैं। यह किसी व्यक्ति में दोनों व्यक्ति में भी एक साथ पाए जा सकते हैं। अहमवादी व्यक्ति में अनियंत्रण की प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि वह अपने को समाज से अलग रखता है और उसके बाद वह बाहरी दुनिया से बिल्कुल आकर्षित नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। और आगे लिखना होगा इतना होते हुए भी वह ना तो पूरी तरह अहमवादी ही हो सकता है और ना शुद्ध रूप से संघर्षपूर्ण ही। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग होते हैं जो अपने आप में हम लगाने लगते हैं, ठीक है, वो क्या कर लेते हैं, दुनिया से अपने आप को अलग समझने लगते हैं। हालांकि ना तो वो पूर्ण रूप से दुनिया से अलग हो पाते हैं और ना ही वो क्या हो पाते हैं, संघर्षपूर्ण बन पाते हैं। ठीक है, तो अभी वो क्या करने लगते हैं, अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं और ऐसी स्थिति में उनको आत्महत्या करना पड़ जाता है। दूसरी नंबर हेडिंग आपको डालनी होगी अव्यवस्थित परार्थवादी आत्महत्याएं। इसमें आपको मैंने बता दिया था, जब कोई आदमी हो, मान लीजिए कि किसी का पति है वो एक्सपायर हो गया या किसी की पत्नी एक्सपायर हो गई, उसके बाद में पति या पत्नी जो कोई भी बचा है वो भी उसके प्रेम में अपनी आत्महत्या कर ले। ठीक है, अपने जीवन का त्याग कर दे, परित्याग कर दे। या फिर किसी राजा के लिए कोई सैनिक अपना जीवन परित्याग कर दे, किसी नेता के लिए कोई उसका भक्त जो है, किसी बाबा के लिए उसका कोई भक्त जो है, किसी पिता के लिए अपना पुत्र जो है, ये लोग जब अपने आत्महत्या दूसरों के लिए त्याग देते हैं वो क्या हो जाती है, परार्थवादी आत्महत्याएं हो जाती है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा अहमवादी और परार्थवादी आत्महत्याएं। तीसरी हेडिंग डालनी होगी, इसमें लिखना होगा यद्यपि यह दोनों प्रवृत्तियां एक दूसरों की विरोधी हैं, लेकिन कभी कभी मिश्रित रूप से प्रदान करती हैं। ठीक है, मिश्रित रूप प्रदान करती हैं। जब कभी कोई अव्यवस्थित समाज में किसी एक उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाता है, तब अनेक अहमवादी लोग अन्य वस्तुओं की इच्छा करने लगते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति किसी भी पदार्थ से संतुष्ट नहीं होते हैं। वे किसी ऐसे काल्पनिक प्रणाली की रचना करते हैं जिसके वे दास बन जाते हैं। वे दो मुखी विरोधापूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, नंबर 1 पहला डालना होगा, वह व्यक्तिवादी भी बने रहते हैं, तथा दूसरा नंबर परार्थवादी की भी तरह। ठीक है, आगे लिखना होगा दोनों ही स्थिति में आत्महत्या को प्रोत्साहन मिलता है। मतलब ये हुआ कि कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को अलग तो समझते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, वो अपने आप को समाज से अलग पहुंच समझते हैं, लेकिन वो अपनी इच्छा पूरी मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को अलग समझते हैं और उनकी इच्छाएं जब समाज के द्वारा नहीं पूरी होती हैं तो वो किसी को अपना क्या मान लेते हैं, गुरु मान लेते हैं, एक तरीके से कहें तो उसी के दिखाए मार्ग पर चलने लगते हैं और धीरे धीरे वो क्या कर लेते हैं, इन सारी चीज़ों से ऊब कर वो आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, क्या पूछ रहा है कि अथवा करके यहाँ पे कि आत्महत्या के व्यक्तिगत स्वरूप का क्या करना है, आपको वर्णन करना है। तो इसमें आपको वही चीज़ें फिर आपको लिखनी होगी
ठीक है। पहला कौन सा, अहमवादी आत्महत्या का व्यक्तिगत स्वरूप बताना होगा। फिर उसके बाद परार्थवादी आत्महत्या का व्यक्तिगत स्वरूप बताना होगा, आदर्शहीन आत्महत्या के व्यक्तिगत स्वरूप के बारे में, और उसके बाद आत्महत्या की विधियां भी आपको यहाँ पे बतानी होंगी। ठीक है, तो आप अहमवादी के बारे में ही जानते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, परार्थवादी के बारे में भी आपको जानकारी है, थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, फिर भी देख लीजिए। लिखना होगा, आपको हेडिंग डालनी होगी, अहमवादी आत्महत्या के व्यक्तिगत स्वरूप। इसमें आपको लिखना होगा, यह स्वरूप प्राचीन आत्महत्याओं से भी प्रकट होता रहा है, परंतु आधुनिक युग में अधिक बढ़ गया है। ठीक है, इसकी प्रमुख विशेषता उदासीनता तथा निराशापूर्ण पृथकता है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त, जब आदमी किसी से अलग हो जाता है तो उसके अंतर्गत जो है निराशा पाई जाने लगती है। जब किसी समाज से अलग हो जाता है, अपने आप को अलग समझने लगता है, तो वो अकेले अकेले निराश हो जाता है। ठीक है, इसके फलस्वरूप क्रिया के समस्त स्रोत निष्क्रिय हो जाते हैं। व्यक्ति अपने व्यवसाय में, सामूहिक जीवन से, उपयोगी श्रम में से, यहाँ तक कि पारिवारिक कर्तव्यों के प्रति भी उदासीन हो जाता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी चीज़ से, जब वह अपने में ही केंद्रित रहता है। अंतर्मुखी होकर आलोचनात्मक आत्मविश्लेषण करता है। ठीक है, वो क्या करता है, अपने बारे में ही अंदर लोगों के बारे में आलोचनात्मक मतलब बुराई करते हुए आत्मविश्लेषण, खुद से ही विश्लेषण करने लगता है। तो वही क्या होता है, इन सारी चीज़ों से ऊब जाता है, सभी लोगों से उसके संपर्क टूट जाते हैं, और वो क्या कर लेता है, धीरे धीरे करके जाके आत्महत्या कर लेता है। दूसरी हेडिंग आपको डालना होगा, परार्थवादी आत्महत्या के व्यक्तिगत स्वरूप। इसमें आपको लिखना होगा कि अहमवादी आत्महत्या में उदासीनता और निराशा प्रमुख तत्व होते हैं। ठीक है, इसके विपरीत परार्थवादी आत्महत्या के आत्महत्या में शक्ति प्रधान तत्व है। ठीक है, क्या है, शक्ति प्रधान तत्व है। अहमवादी आत्महत्या निष्क्रिय मरण है, जो परार्थवादी आत्महत्या सक्रिय बलिदान है। आगे आपको लिखना होगा, परार्थवादी आत्महत्या में उत्साह और विश्वास व्यक्ति को मृत्यु का वर्ण करने की प्रेरणा देते हैं। यह उत्साह आनंदपूर्ण भी हो सकता है और गंभीर भी। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा, ईश्वर या देवी देवता के साथ एकाकार होने की भावना से भी की जाने वाली आत्महत्या में मस्ती, आनंद, ठीक है, और उत्फुल्लता मतलब खुशी हो जाती है, उत्फुल्लता होती है, और किसी भयंकर शक्ति को प्रसन्न करने के लिए की जाने वाली आत्महत्या में प्रायश्चित और या गंभीर का फुट होता है। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, आपका परार्थवादी कहलाता है। जब आदमी किसी को खुश करने के लिए या किसी दूसरे के चक्कर में अपनी जान गंवा देता है, वही क्या कहलाता है, आपका परार्थवादी कहलाता है। अब तीसरी हेडिंग आपको डालना होगा, आदर्शहीन आत्महत्या के व्यक्तिगत स्वरूप। इसमें आपको लिखना होगा, आदर्शहीन आत्महत्या में ना तो उत्साह का तत्व होता है, ना उदासीनता का। ठीक है, आगे लिखना होगा, यह आत्महत्या क्रोध या चिड़चिड़ाहट से प्रेरित होती हैं। किससे होती हैं, क्रोध या फिर चिड़चिड़ाहट से प्रेरित होती हैं। किसी की हत्या के बाद आत्महत्या कर ली जाती है, अथवा अपनी परेशानी का कारण किसी विशिष्ट व्यक्ति को मानकर उसे बुरा भला कहा जाता है और आत्महत्या की जाती है। मतलब यहाँ पे कहने का यही है कि कुल मिला के जो व्यक्ति होते हैं और अपने उनके जो सामने जितनी परेशानियां आ रही हैं उसको अपना अब दूसरों को उसका कारण मानते हैं, और उसके बाद उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं, उसके नाम पे चिट्ठी वगैरह लिख के आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आदमी के अंदर क्रोध ज़्यादा हो जाता है, अब वो चाहे अपने प्रति हो या दूसरे के प्रति हो, और वो क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, और कुछ इच्छाएं उसकी होती हैं आदमी की, वो नहीं संतुष्ट होती, तब भी वो क्या कर लेता है, क्रोध में आत्महत्या कर लेता है, तो वो आदर्शहीनता कहलाती है। ठीक है, चौथा नंबर हेडिंग डालना होगा, आत्महत्या की विधियां। तो इसमें आपको लिखना होगा, दुर्खीम ने आत्महत्या की विधियों के चुनाव पर भी सामाजिक कारकों का प्रभाव बताया है, परंतु आत्महत्या के कारण आत्महत्या की विधियों को निर्धारित नहीं करते हैं। आत्महत्या के साधनों का चुनाव समाज में प्रचलित प्रथाओं और प्रचलनों के आधार पर किया जाता है। ऊंचे स्थान से कूदकर आत्महत्या करने का रिवाज शहरों में अधिक होता है, क्योंकि नगरों में मकान ऊंचे नहीं होते हैं, यहाँ रेलवे लाइन अधिक होती हैं, वहाँ रेल के नीचे आकर आत्महत्याएं अधिक की जाती हैं। वैज्ञानिक ज्ञान और औद्योगिक प्रगति विकास आत्महत्या के नए नए साधनों को जन्म दे रहा है। प्रत्येक समूह में उपसमूह विशिष्ट विधि
को विशेष महत्व देता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या होता है कि जो शहर होते हैं वहाँ पे ऊपर से कोई 20 मंजिल 30 मंजिल पे चढ़ गया, वहाँ से कूद के अपनी जान दे दी, वो क्या होती है, वो आत्महत्या होती है। दूसरा, अगर कोई ट्रेन के आसपास रहता है जहाँ पे ट्रेन की पटरी होती है, तो वो वहाँ पे कट के अपनी जान दे देता है। बहुत लोग पानी में कूद के अपनी जान दे देते हैं, बहुत लोग लटक के अपनी जान दे देते हैं फांसी लगा करके। ठीक है, बहुत लोग जहर खा के दे देते हैं। तो ये बहुत सारे प्रकार हैं जो क्या हो जाते हैं, आदमी अपनी आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो आपका छठा नंबर प्रश्न है वो आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त, एक मिनट। छठा नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि दुर्खीम के सामाजिक एकता के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। क्या करना है आपको, जो दुर्खीम के एकता के सिद्धांत हैं, क्या है, दुर्खीम के सामाजिक एकता के सिद्धांत है, उसके बारे में आपको क्या करना है, विवेचना करनी है। ठीक है, तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति, क्या मेरे प्यारे दोस्त, समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व के अनुसार कार्य करता रहता है, किंतु वह दूसरों को हानि देने वाले कार्यों से डरता है अथवा इस प्रकार की इच्छा से विमुख रहता है। इस प्रकार उसके सामाजिक जीवन में सामूहिकता और व्यक्तिवादिता दोनों विचारधाराएं निहित होती हैं। दुर्खीम ने लिखा है कि सामाजिक जीवन दोहरे स्रोत, पहला कौन सा, मस्तिष्क की एक रूपता की ओर और दूसरा क्या, श्रम विभाजन से प्रवाहित होता है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा कि मानव जीवन की सामाजिकता का आश्चर्यजनक पक्ष यह है कि मानवीय समानता तथा भिन्नता दोनों ही सामाजिक एकता का अपरिहार्य तत्व हैं। एक विशिष्ट प्रकार की व्यवस्था अनुरूप अपने व्यवहार को नियमित और नियंत्रित करके क्रियाओं में सादृश्यता को स्पष्ट प्रकट करना ही सामाजिक एकता कहलाती है। आगे आपको लिखना होगा, विभिन्न मनुष्यों का एक सामूहिक स्थिति में, क्या मेरे प्यारे दोस्त, एक सामूहिक स्थिति में समान रूप से विचार करना तथा क्रिया करने में भी सामाजिक एकता छिपी होती है। समान शारीरिक एवं मानसिक अवस्थाएं यदि एक और व्यक्तियों को एकीकरण की ओर उन्मुख करती हैं, तो दूसरी ओर उन व्यक्तियों में परस्पर प्रतिस्पर्धा तथा तनाव को भी उत्पन्न करती हैं। मनुष्य में जिस समय तक एक दूसरे से परिप्रेक्ष्य में लगाव, प्रेम, स्नेह तथा आकर्षण नहीं उत्पन्न होता, उस समय तक उनमें पृथकता और अलगाव बना रहता है। आगे आपको लिखना होगा कि दुर्खीम का मत है कि यद्यपि यह आकर्षण सभ्यता में भी पाया जाता है, क्या पाया जाता है, सभ्यता में भी पाया जाता है, किंतु इस तथ्य को नहीं नकारा जा सकता कि विचित्र या फिर विभिन्न अर्थात फैशन में भी आकर्षण होता है। इसी प्रकार शारीरिक भिन्नता भी स्त्री पुरुष को परस्पर एक दूसरे के समीप लाती हैं। ठीक इसी प्रकार कार्यों की भिन्नता, जिसे हम सामाजिक श्रम का विभाजन कहते हैं, सभी सामाजिक मनुष्यों का परस्पर एक दूसरे के समीप लाने को बाध्य करती है। दुर्खीम की सामाजिक एकता की अवधारणा का यही मूल रहस्य है। ठीक है, रहस्य है कि श्रम विभाजन ही सामाजिक एकता के स्थायित्व का सर्वाधिक आवश्यक और मूल तत्व है। दुर्खीम के शब्दानुसार श्रम विभाजन ही समाज में नैतिक नियमों, आचार संहिता या नैतिक आदर्शों को जन्म देता है तथा नैतिक तथ्य सामाजिक संबंधों को जन्मते हैं। ठीक है, आगे लिखना होगा, और एक ऐसी अवस्था को उत्पन्न करते हैं जिसे हम सामाजिक एकता कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है दुर्खीम के सामाजिक एकता के सिद्धांत के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो गई होगी। ठीक है, 6 नंबर का अथवा नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि यांत्रिक और सावयवी एकता में अंतर बताना है आपको। क्या बताना है मेरे प्यारे दोस्त, यांत्रिक और सावयवी एकता में आपको अंतर बताना है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि यांत्रिक एकता तथा सावयवी एकता का अंतर निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला कौन सा, यांत्रिक एकता की अभिव्यक्ति दमनकारी कानूनों से होती है। ठीक है, किससे होती है, दमनकारी कानूनों से होती है। प्राचीन समयों में यह यांत्रिक एकता की प्रधानता है। ठीक है, जहाँ यांत्रिक एकता की प्रधानता है, संपूर्ण कानूनी व्यवस्था दमनकारी है। ठीक है, वनवासी आदिम समाजों में व्यक्ति किसी भी प्रकार स्वतंत्र नहीं होता है। अनेक प्रकार के कठोर नियम और प्रथाएं उसके जीवन को नियंत्रित करती हैं।
सावयवी एकता वाले समाजों में दमनकारी कानून के स्थान पर प्रतिकारी तथा सहकारी कानूनों की प्रमुखता दिखाई देती है। जैसे जैसे समाजों का विकास होता है, धर्म कानूनी क्षेत्र में पृथक होने लगता है। ठीक है, दूसरा नंबर डाल के लिखना होगा कि यांत्रिक एकता समानताओं पर आधारित होती है। जिन समूहों में शारीरिक और मानसिक समानताएं अधिक होती हैं और जहाँ का सामाजिक जीवन सामान्य विश्वासों और भावनाओं से प्रेरित होता है, वहाँ पर सामाजिक एकता के यांत्रिक स्वरूप के दर्शन होते हैं। यांत्रिक एकता सामूहिक सामाजिक व्यवस्था की विशेषता है। तीसरी नंबर हेडिंग आपको डाल के लिखनी होगी कि यांत्रिक एकता की शक्ति सामूहिक आत्मशक्ति में निहित है। सामान्य विश्वासों और सामान्य भावनाओं के कारण समूह के प्रत्येक सदस्य के मन में सामूहिक आत्मा प्रबलता के साथ निवास करती है। व्यक्ति व्यक्ति का आचरण इस सामूहिक आदर्श के द्वारा संचालित और निर्देशित होता है। चौथी नंबर हेडिंग आपको डालनी होगी, क्या डालनी होगी मेरे प्यारे दोस्त, कि यांत्रिक एकता आदिम तथा प्राचीन समाजों में पाई जाती है, क्योंकि इन समाजों में क्या मेरे प्यारे दोस्त, इन समाजों में समानता और सामूहिकता की प्रमुखता होती है। ठीक है, इसके आगे लिखना होगा कि इसके विपरीत सावयवी एकता आधुनिक समाजों की विशेषता है, जिनमें श्रम विभाजन जीवन का मुख्य लक्षण है। ठीक है, तो आई होप ये आपका जो छठे का 8वां नंबर है, ये यांत्रिक और सावयवी एकता में अंतर वाला भी आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे ही आपका खंड बा समाप्त होता है, खंड सा स्टार्ट हो जाता है। इसमें आपको केवल 2 प्रश्न करने रहते हैं और प्रत्येक प्रश्न का जवाब 500 शब्दों में देना रहता है। 7वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि समाज तथा सामान्य तथा असामान्य सामाजिक तथ्यों से आप क्या समझते हैं, अंतर स्पष्ट करने हैं। 8वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है दुर्खीम के समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम की समीक्षा करनी है। 9वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है समाजों के वर्गीकरण के नियमों को स्पष्ट करना है। और 10वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है आत्महत्या की मनोवैज्ञानिक स्थितियाँ क्या होती हैं, आपको यहाँ पे बताना है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है, अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।